आयान्तु अस्मत् सहयोगिना नारायण दत्त मिश्रेण साधितम् एतं संवादं शृणुमः। प्रबुद्धाय भाषाविदे अत्र भवते डॉक्टर सुरेश पंत वर्याय सस्वागतं। नमोस्तु। नमो नमः, स्वागतं ते। महोदय, मम प्रथमः प्रश्नः यत् नाम भवदीयः यः कार्यानुभवः वर्तते सः नाम बहु व्यापकः अस्ति। तत्र संस्कृतस्य अपि सम्बद्धता अस्ति, अथ आकाशवाणीतः अपि भवदीया काचित् सम्पृक्तिः अस्ति। तर्हि एतस्मिन् विषये अहं ज्ञातुकामः। वस्तुतः नाहं भाषाविदः, संस्कृत प्रेमी अहम् इति वक्तुं शक्यते। मूलतः यथा मया प्रोक्तं, मया संस्कृतभाषापि शिक्षिता छात्रेभ्यः, हिंदी भाषापि, तमिळ் भाषापि। अस्तु। संस्कृत शिक्षणे सौकर्यम् अस्ति, अत्र नास्ति मतवैमन्यं, परं मम समये यदा अहं शिक्षकः आसम् तदा संस्कृतभाषायां प्रति छात्राणां रुचिः अल्पा आसीत्। हिंदी भाषा छात्राः संख्यया अधिका आसन्। तदा संस्कृत शिक्षकं भूत्वा अपि अहं हिंदी शिक्षणम् अपि अकुर्वम्। तो इस तरह से दोनों से जुड़ते रहे। लेकिन बाद में मैंने संस्कृत के नाटक आकाशवाणी के लिए लिखे भी, उनका रूपांतरण किया, और रूपांतरण करने में भी मैंने कुछ नई नाटकीय शैलियाँ अपनाई। जैसे मृच्छकटिकम में जो चित्रवीथी हम देखते हैं, उस चित्रवीथी को मैंने आज की दृष्टिकोण से मैंने फ्लैशबैक में दिया। तंतुवाय चरितम नाम से कबीर के चरित्र पर मैंने एक नाटक लिखा। तंतुवाय चरितम में संवाद मेरे संस्कृत के थे, लोधी के भी संवाद संस्कृत में थे, लोग हंसते थे। लेकिन मैंने ये किया कि कबीर के संवाद भले ही संस्कृत में हो, लेकिन कबीर की जो वाणी है उस वाणी का अनुवाद मैंने नहीं किया, कहीं किसी से करवा दिया तब, लेकिन उसका बैकग्राउंड से कहीं इफेक्ट दे करके मैंने संस्कृत वाणी संस्कृत तुलसी की, उसकी कबीर की ही रखी। इस तरह के अनेक प्रयोग मैंने उसमें संस्कृत नाटकों में वहाँ किए, स्वयं लिखे, रूपांतरण किए। एक और मुझे याद आ रहा है, आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश का बड़ा प्रसिद्ध नाटक है, हिंदी में आपने पढ़ा होगा। और मुझे लगा कि चूंकि उसकी पृष्ठभूमि कालिदास पर है, उसकी प्रेम कथा है, कालिदास के यौवन की बात है, आज के लेखक ने उसको अपने ढंग से बुना है, लेकिन अंतर्वेदना तो वो कालिदास की है। कालिदास के कवि बनने के पीछे के वो प्रेरक तत्व है जो उसका असफल प्रेम था, और वो मुझे लगा कि संस्कृत में बड़ा अच्छा जा सकता है। तो मैंने उसका रूपांतरण किया, अनुवाद किया, रूपांतरण किया, और आकाशवाणी से प्रसारित हुआ। और सचमुच उसमें आकाशवाणी के श्रोता बहुत ज्यादा थे। जनाः तावत् विवदमानाः भवन्ति यत् राष्ट्रभाषा का राजभाषा का इति, तत्र हिंदी अस्ति वा अस्ति एव वस्तुतः, तर्हि आङ्ग्लमपि तथा अस्ति वा न वा, अथवा अन्या काचित् अपि भाषा भवितुमर्हति वा, संस्कृतमपि भवितुमर्हति वा, एवं विधः यः विवादः अस्ति, तस्मिन् विषये भवदीयः कः विचारः? एक भाषा की पहचान आप करेंगे कैसे? हिंदी राष्ट्रभाषा है तो क्या तमिल राष्ट्रभाषा नहीं है? क्या गुजराती राष्ट्र की भाषा, राष्ट्रभाषा राष्ट्रस्य भाषा षष्ठी तत्पुरुष में थी, तो किं गुजराती राष्ट्रभाषा नास्ति, किं बंगला राष्ट्रभाषा नास्ति, राष्ट्रस्य भाषा राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्र की भाषा है, राष्ट्रभाषा में 22 हैं। आप एक को महत्व कैसे दे रहे हैं? एक, अब इसकी काट है इस तरह की कि भाई देश की पहचान किससे हो। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि राष्ट्रभाषा वो हो जो देश की पहचान हो, जिसमें अधिकाधिक लोग बातचीत कर सकें, और उसका जो संस्कार है, संस्कृति है, वो देश के संस्कार संस्कृति से मेल खाए। इसलिए और बहुजन अधिकांश लोग उसको बोलते हो, तो अधिकांश लोग बोलते हैं। भारत की पहचान हम कह सकते हैं कि हिंदी में हर तरह का साहित्य है, किंतु मुझे अब गलत न समझें कि मैं हिंदी का विरोधी न समझा जाऊं। मैं कहता हूँ विरोधी में नहीं हूँ,
लेकिन मेरा मानना ये है कि राष्ट्रभाषा के लिए हमें एक भाषा के लिए अड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदी को अधिक लोग बोलते हैं तो हिंदी का ये भी कर्तव्य है कि वो अन्य भाषाओं को भी अपने साथ लेके चले। भाई भारत एक विशाल देश है। नेपाल में प्रसंग बस मैं कह रहा हूँ, नेपाल में इतना छोटा देश है, हम लोग समझते हैं नेपाली राष्ट्रभाषा है। नेपाली संविधान में पता है आपको वहाँ 100 राष्ट्रभाषाएं हैं। हमारे देश में 500 कुछ तो मान्यता प्राप्त है, आपके जनगणना से वो है। इतनी वो राष्ट्रभाषा कैसे मानेंगे? उतनी व्यवस्था हमारे पास कहाँ है? इसलिए उस प्रश्न को अनुत्तरित रहने दिया जाए। अधिकांश लोग हिंदी बोलते हैं, बिहार में आ रही है, बाजार से जुड़ रही है, तो हिंदी अपना स्थान बना रही है, लेकिन हिंदी अपने को थोपे नहीं और हम इस अहंकार भी न जीवें कि मैं हिंदी बोलता हूं तो आप भी हिंदी बोलें, ये भी बोलें। ये भी थोड़ा मुझे लगता है कुछ अधिक है। नाम बहुविधाः शब्दावल्यः भवन्ति, तत्र नाम यद्वारा वस्तुतः सम्पृक्तिः सम्बद्धता भाषाणां पारस्परिकी तत्र प्रोच्यते। भवान् ट्विटर इत्यत्रापि बहु किमपि नाम रोचकप्रसङ्गान् उद्धृत्य तथा किमपि बहु किमपि प्रतिपादयति। तर्हि तस्मिन् विषये अहं ज्ञातुकामः यत् नाम द्वित्राणि उदाहरणानि यथा नाम भवान् अत्र प्रस्तुयात्। संपूर्ण भारत की भाषाओं में संस्कृत के शब्दावली गई है, इससे कोई वो अस्वीकार नहीं कर सकता, चाहे तमिल भाषा भाषी हो चाहे बांग्ला भाषी हो, किसी शब्दावली तो वहां से गई ही है। उस शब्दावली को लोगों ने अपने ताने माने में पिरोया है। अब दूसरी बात आती है, कल ही बात सज्जन उठा रहे थे कि साहब मैं तत्सम और तद्भव की बात आ रही थी कि संस्कृत के तत्सम शब्द तो रहे नहीं, थोड़ी उच्चारण उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या आज भी वैसे ही तत्सम है? मैंने कहा समय के साथ उच्चारण संस्कृत में भी बदला है। आज देख एक उदाहरण लीजिए, मूर्धन्य ष, हम कहते हैं हिंदी में मूर्धन्य ष नहीं रहा। संस्कृत में उत्तर भारत में जो वेद मंत्र पढ़ने की प्रथा है, सहस्त्र शीर्षा पुरुष, अब शीर्षा कह रहे हैं तो खगार बोल रहे हैं, श कहाँ है? तो मूर्धन्य श संस्कृत में भी वही नहीं रहा। मुझे क्षमा, यह री स्वर जो है, अब री स्वर को हम बोलते हैं और री जब हम बोलते हैं तो व्यंजन की भांति बोलते हैं। बहुत प्रयास करके वो कहा जाता नहीं, स्वर को यहाँ से उच्चारण स्थान जो उसका विरोध करते हैं मेरी उच्चारण का, वो ये कहते हैं कि वो उच्चारण स्थान यहाँ है, तालु से ले जाइए, वहां से लाइए। ये सैद्धांतिक रूप से ठीक है, प्रयास करके हम वहां से श को बोल भी लेंगे, लेकिन क्या प्रवाह में बोल पाएंगे हम? वर्षा हो रही है के लिए हम जीप को कहेंगे तो ऐसे आ तक तो वर्षा हो लेगी, क्षमा करें। तो इसलिए कहने का आशा यह है कि बहुत से उच्चारण आज सुधर गए, विलोम हो गए, तो उनका तद्भव रूप संस्कृत से जुड़ा हुआ है। तो ये जो तत्सम तद्भव का रूप है केवल हिंदी में नहीं है, आधुनिक भारतीय भाषाओं में तो संस्कृत के शब्द हजारों मिलेंगे। मम अन्तिमः प्रश्नः यत् संस्कृतभाषिषु तमिलभाषिषु अपि एका अहमहमिका भवति यत् वस्तुतः संस्कृतं प्राचीनतमं नाम भाषासु प्राचीनतमा अस्ति, अतः तमिलभाषा अपि वस्तुतः प्राचीनतमा। तर्हि विवादः अत्रापि अस्ति, भवान् संस्कृतेन सह सम्बद्धः, हिन्दीभाषातः सम्बद्धः, अथवा भवता उक्तं यत् तमिलभाषातः अपि कथञ्चित् भवान् सम्बद्धः एव। तर्हि एतस्मिन् विषये नाम सारभूतवचनं किं भवितुमर्हति? ये कुछ ऐसा ही है, एक कोई कक्षा में कहे कि मैं शिक्षक रहा हूँ तो कक्षा का उदाहरण देता हूँ। कोई कक्षा में कहे कि मुझे गुरुजी ने मॉनिटर बनाया है, मैं हूँ, और दूसरा कहेंगे तेरी कोई सुनता नहीं है, मुझे मॉनिटर बनाया, हम दो से तो कक्षा का अनुशासन नहीं चलेगा। लेकिन दोनों मिलकर अगर चलाएं तो कक्षा अनुशासन दुगुना अच्छा चलेगा। अब भाषाएं में बात आए, तमिल निस्संदेह इस देश की प्राचीन भाषाओं में से है, मैं तमप प्रत्यय को नहीं लगा रहा हूं। संस्कृत भी प्राचीन भाषाओं में तमप का प्रयोग मैं वहां भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि झगड़ा तो ये है ना, प्राचीन तम संस्कृतम अस्ति तमिलम अस्ति वा अहमहमिका अस्ति। देखिए संस्कृत का हम वेदों तक जाते हैं, और वेदों में जो भाषा है, अगर वेदों को हम अपौरुषेय न भी माने तो भी, अपौरुषेय भी मानते हैं तो भी आखिर जब उनको जो रूप हम दे रहे हैं, ऋषियों ने जब मंत्र लिखे हैं तो ऋषियों ने किसी भाषा का
साक्षात्कार किया है, हम तो एकदम मंत्र का साक्षात्कार हुआ है लिखे। और वो एक भाषा थी। और जो अपौरुषेय नहीं मानते वो तो कहते हैं कि हाँ इतने बीसी में वेद लिखे गए, तब भाषा की ये प्रवृत्ति थी। दोनों तरफ हो गए। और उससे पीछे वो कहते प्रमाण नहीं मिलते। तमिल में भी प्राचीन उल्लेख है। सिर्फ इतना ही है कि तमिल साहित्य में जिसको अपना वो सबसे प्राचीन ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ मानते हैं, तुलकाप्यम का उल्लेख है। और तुलकाप्यम प्राप्त नहीं है। आपके यहाँ वैदिक साहित्य प्राप्त है, उस पर टीकाएं हैं, टिप्पणियां हैं, निघंटु निरुक्त तो सब लिखे गए, उच्चारण तक सुरक्षित है। उनके यहाँ तुलकाप्यम वो कहते हैं कि उनके यहाँ आज की भाषा में कहते शायद सुनामी आई या क्या हुआ, समुद्री प्रवाह में उनका सारा साहित्य बह गया और तुलकाप्यम मूल रूप में रहा नहीं। तो इतना तो है कि तुलकाप्यम नाम से कोई प्राचीन काव्य उनका था। तो प्राचीन काल में अब ये तय करना कि नहीं वो इतने बीसी तक था और संस्कृत इतने बीसी में है इसलिए ये पुरानी है और ये पुरानी नहीं। मैं इसका उत्तर, आप मुझे क्षमा करेंगे, इसका उत्तर यही हो सकता है कि दोनों तमिल और संस्कृत दोनों ही भारत की प्राचीनतम भाषाओं में से, अब तम प्रत्यय लगाया मैंने, दोनों भारत की प्राचीनतम भाषाओं में से है। अब संस्कृत पहले से थी या तमिल पहले से थी, ये एक अकादमिक बहस तो हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि कोई उपयोगी बहस हो। अत्र भवता यत्किमपि प्रतिपादितं वस्तुतः तद्वारा नूनं भाषाप्रेमिणः ये सन्ति ते नूनं मुग्धा भवेयुः, सर्वं श्रावं ते अधिकं नाम अवगच्छेयुः इति अहम् अनुमिनोमि। तावत् भवता वार्तावल्यै समयः प्रदत्तः, तदर्थं पुनरपि धन्यवादान् समर्पयामि अत्र भवते। अनुगृहीतोऽस्मि, धन्यवादाः, स्वागतं।